साथियों नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। साथियों, आज हम कोलिजियम पे चर्चा करेंगे और चर्चा के कारण भी है। चर्चा का कारण ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष माननीय राधाकांत ओझा जी के नेतृत्व में 2 दिनों तक कल और आज हाई कोर्ट के अध्यक्षता न्यायिक कार्य से विरत रहे। क्यों विरत रहे? उनका ये मानना था कि जो हाई कोर्ट में भी 4 जज नियुक्त होकर आए हैं वो अयोग्य हैं, या कह लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बातों को नज़रअंदाज किया। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये आवेदन लगाया था कि यहाँ पे हाई कोर्ट इलाहाबाद में जजों की नियुक्ति उन्हीं अधिवक्ताओं में से की जाए जो इलाहाबाद हाई कोर्ट अथवा इसकी खंडपीठ लखनऊ में कार्य किए हों। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकी इन बातों को नज़रअंदाज करते हुए 4 जजों की नियुक्ति कर दी, जिन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट में मतलब अपनी योग्यता यानी 10 साल तक उन्होंने प्रैक्टिस किया है, काम किया है। साथियों, यहाँ मैं राधाकांत ओझा जी से एक सवाल करना चाहता हूँ कि आप ये बताइए, अगर कोलिजियम प्रणाली पे आप प्रश्न उठा रहे हैं तो क्यों उठा रहे हैं? अगर कोलिजियम ने आपके अनुसार निर्णय काम नहीं किया तो आप उस पर प्रश्न उठा रहे हैं। अगर कोलिजियम आपके अनुसार यानी कि आप जिसको चाहते होंगे कि ये फला बन सकते हैं, या जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऊपर बहुत पहले भाई भतीजावाद का आरोप लगता आ रहा है, यानी कि आप वो चाहते हैं कि आपके अनुसार जब जजों की नियुक्ति की जाए तो सही है अन्यथा गलत है। अब साथियों, हम बात करते हैं कोलिजियम प्रणाली क्यों विवादों घेरे में बार बार आती है। अब कोलिजियम नाम की यह अदृश्य चिड़िया है क्या? साथियों, हमारी जो संवैधानिक संरचना है, संसद और न्यायपालिका, कार्यपालिका, इन सबसे ऊपर संविधान है। संविधान से ही हमारे संसदीय प्रणाली में संसद को और न्यायिक प्रणाली में न्यायपालिका को अधिकार मिलते हैं, और सब में उनके अधिकारों, कार्यक्षेत्र, सबका बंटवारा एक निश्चित किया गया है ताकि आपस में कोई विवाद न हो और सब स्वतंत्र तरीके से अपना काम कर सकें। किसी का, संसद का जुडिशरी में और जुडिशरी का संसद में हस्तक्षेप न हो, और जब ये स्वतंत्र तरीके से काम करेंगे तभी सही निर्णय भी ले पाएंगे। तो अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय का प्रावधान है, और 214 में, अनुच्छेद 214 में विभिन्न राज्यों में हाई कोर्ट का प्रावधान व्यवस्था की गई है। अब अनुच्छेद 124 के तहत जब हाई कोर्ट में प्रावधान किया गया है तो हाई कोर्ट अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का जो प्रावधान किया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट भाई काम कैसे करेगा? यानी न्यायाधीश ही तो काम करेंगे। तो 124(2) में न्यायाधीशों की नियुक्ति का मामला है, और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त राष्ट्रपति द्वारा किया जाता था, और योग्यता इनकी ये होती थी कि 10 साल तक इन्होंने प्रैक्टिस किया हो हाई कोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट में। दूसरे नंबर पे पहले नंबर भारत का नागरिक हो, 10 वर्ष तक प्रैक्टिस किया हो, अथवा अगर कोई 5 वर्ष तक किसी राज्य में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, या 2 राज्यों में मिलाकर 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर रहते हुए सेवा दी हो, तो वो भी नियुक्त हो सकता है। और हाई कोर्ट के मामले में भी लगभग सेम था कि भारत का नागरिक हो, 10 साल तक वो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किया हो, अथवा जूनियर कोर्ट में जो है 10 साल तक न्यायिक सेवा में रहा हो। अब वो जो है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त हो सकता है। अब कोलिजियम आता कैसे है? साथियों, होता क्या है कि इंदिरा गांधी के कार्यकाल तक आते आते जुडिशरी में काफ़ी हस्तक्षेप सरकार का बढ़ गया था, और उनके कार्यकाल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसे लोगों को भी नियुक्त किया गया जो कि जूनियर थे, यानी उनके सीनियर जजों को दरकिनार करते हुए जूनियर को जो है उनके सीनियर जजों को दरकिनार करते हुए जूनियर जज को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया इंदिरा गांधी के कार्यकाल में, चूँकि उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जा रही थी। तो एक मामला जो है आता है 1981 में, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ का मामला था, जिसमें ये निर्णय आता है कि मुख्य न्यायाधीश प्राथमिकता नहीं है, अर्थात मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा जो भी काम किया जा रहा है, राष्ट्रपति माने संसद, कानून बनाने का अधिकार संसद को है, और जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया की जा रही वो सही है। लेकिन इत्तेफाक की बात है साथियों, इसको हम इसलिए इसमें जोड़ रहे हैं कि कोलिजियम में ये भी जुड़ा हुआ है। जब हम कोलिजियम की आलोचना करेंगे तो वहाँ बताएंगे 1990 में मंडल कमीशन लागू हो जाता है। मंडल कमीशन लागू होने के बाद ये होता है कि तमाम नौकरियों में ओबीसी को 27% का आरक्षण दिया जाता है।
अब कहीं न कहीं ये डर था सरकार चलाने वालों में, जुडिशरी में, ऐसा न हो कि ओबीसी समुदाय के तमाम लोग जुडिशरी में आ जाएं। और इसको देखते हुए 1993 में एक मामला एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बना भारत संघ, जो कि सुप्रीम कोर्ट में जाता है। और उसके बाद यह निर्णय आता है कि एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ का जो निर्णय था उसको पलट दिया जाता है। और यहाँ पे जो है जजों की नियुक्ति में एक नई प्रणाली यानी कोलिजियम को ईजाद किया जाता है, जो आज तक विवादों के घेरे में है। और इसमें होता क्या है, कोलिजियम में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलिजियम जो होता है उसमें 5 लोगों की एक टीम बनती है, एक कमेटी गठित होती है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश रहेंगे, 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश रहेंगे। ये मिल के कुछ नाम की जो है सिफारिश सरकार को भेजेंगे और सरकार को उन पदों पर नियुक्ति करनी होती है। और हाई कोर्ट में क्या होता है, सेम प्रक्रिया यहाँ होती है कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों के साथ एक कुछ नामों की जो है लिस्ट तैयार करके सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम को भेजते हैं। वहाँ से जब उन नामों को जो सत्यापन हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट फिर आके सरकार के पास सिफारिश कर देती है। यानी कि हाई कोर्ट ऐसा डायरेक्ट सरकार को नहीं भेज सकती, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भेजेगी, सुप्रीम कोर्ट की जो कोलिजियम होगी वो सरकार के पास भेजेगी। ये चलता रहा। तो आलोचना का कारण ये बना साथियों कि पहली चीज़ तो कोलिजियम जो प्रणाली थी वो पारदर्शी नहीं थी। आज तक नहीं स्पष्ट हो पाता कि इसके क्या कहते हैं कि इसका जो कोलिजियम का जो गठन किया जाता है, इसकी जो कार्यप्रणाली है और जो इसके जो निर्णय होते हैं वो किस तरीके से लिए जाते हैं, कैसे लिए जाते हैं, कब लिए जाते हैं, क्या क्या प्रावधान है, कुछ नियम है, कुछ मानदंड है, क्या है, कुछ पता नहीं चल पाता। इसलिए हमने कहा कि ये अदृश्य चिड़िया है। दूसरे नंबर पे कोलिजियम न तो संसदीय है, ये स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन होगा और जिसका कार्य और सारे अधिकार, सारी चीज़ें भिन्न भिन्न समयों पर संसद द्वारा तय किए जाएंगे। लेकिन कोलिजियम के बारे में संसद ने कोई कानून नहीं बनाया और इसीलिए इसको कह रहे हैं असंसदीय है। संसद में नहीं है तो संसदीय नहीं है। दूसरी चीज़, ये संवैधानिक इसलिए नहीं है कि संविधान में कहीं इसका उल्लेख नहीं है। आज तक कोलिजियम को संविधान में शामिल नहीं किया गया है, इसलिए ये जो है संवैधानिक भी नहीं है। एक ऐसी संस्था यानी प्रणाली कोलिजियम जो कि पूरे जुडिशरी को प्रभावित कर रही है। और सबसे बड़ी मज़ेदार बात यह है कि न तो ये संसदीय है और न ही ये संवैधानिक है। दूसरी चीज़, इसमें जो है उनको उन वकीलों को भी पता नहीं होता कि हम जज बनने वाले हैं, हमारा नाम भेजा गया है। यानी कि किसी को फार्म अप्लाई नहीं करना होता है, अपने आप नामों की लिस्ट वो कोलिजियम तैयार कर लेती है। और पहली चीज़ तो इसमें यह है कि कौन जज बनेगा, जो जज बनने वाला उसको भी नहीं पता होता। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको ये मालूम होता है कि कौन कौन अब जज बनने वाला है, क्योंकि भाई भतीजावाद की हमने बात की है। तो दूसरी चीज़, आज तक जुडिशरी में ओबीसी एससी एसटी समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व न के बराबर रहा। उसका कारण कोलिजियम ही है, कोई और नहीं है। अगर सरकार को नियुक्ति करनी होती यानी संसद को नियुक्ति करनी होती तो संसद जो है, सरकार जो है कहीं न कहीं जन भावनाओं के दबाव में आती है, लेकिन जुडिशरी से फ्री रहती है। तो इस वजह से इसकी आलोचना की जाती है। और दूसरे नंबर पे आप ये देखिए कि ये एक संयोग मात्र है या जानबूझ के किया गया है कि 1990 में मंडल कमीशन लागू होता है और 1993 में कोलिजियम सिस्टम आ जाता है। तो ये चलता रहता है क्रम। अभी हाल में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राधाकांत ओझा जी के नेतृत्व में 2 दिनों का जो है जो न्याय कार्य का बहिष्कार किया गया है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट पे सबसे ज़्यादा भाई भतीजावाद के आरोप लगे। यद्यपि कि पूरी जुडिशरी में ही जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और अथवा विभिन्न हाई कोर्टों में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है उसमें भाई भतीजा का आरोप बहुत पहले से लगता आ रहा है। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो नामों की लिस्ट भेजी जाती है या जो जज नियुक्त होके आते हैं, इनकी जो कोलिजियम प्रणाली है इस पे कई बार जो है प्रश्न चिन्ह उठ चुका है और बाकायदे ये मीडिया रिकॉर्ड्स में भी जो है प्रकाशित हो चुका है। जैसे कि 2016 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो कोलिजियम
कोलिजियम सिस्टम ने 30 नामों की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट को भेजी थी, सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम को, जिसमें से कि उस समय चीफ जस्टिस हुआ करते थे TS ठाकुर जी। उन्होंने क्या किया था कि इसमें से 11 नाम को जो है खारिज कर दिया, और खारिज करने का आधार उन्होंने बताया था कि ये लोग जज बनने के योग्य नहीं हैं, अर्थात इन 11 लोगों के पास न तो योग्यता है और न ही पहली और दूसरी चीज़ न ही ये जो है इनके पास वो न्यायिक दक्षता ही है कि इनको जज बनाया जाए। तो यह लिस्ट जो है 19 की नियुक्ति मिली, 11 को उन्होंने हटा दिया। साथियों, इसके साथ ही साथ जो है 2018 में फिर जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो कोलिजियम बनी थी उसने 33 नामों की लिस्ट जारी की, जिसमें से कि 11 जो है जो नाम थे वो किसी न किसी जज से संबंधित थे, चाहे उनके परिवार के थे या उनके रिश्तेदार थे। उसी तरीके से जो 11 लोग TS ठाकुर ने जिनको रोका था वो भी वही थे, अयोग्य भी थे, साथ ही साथ किसी न किसी जज के, पूर्व जज या वर्तमान जज के रिश्तेदार थे या घर के थे। और इसमें से जो 2018 वाली जो लिस्ट थी उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जांच में पता चला कि 11 लोग तो पूरी तरह अयोग्य हैं, जज बनने लायक ही नहीं हैं। तो साथियों, कोलिजियम जो है कुल मिला जुला के हमारी न्यायिक व्यवस्था में मनमानी तरीके से काम करने की एक पद्धति को स्थापित किया गया है, ताकि OBC SC ST समुदाय के लोग जुडिशरी में न आने पाएँ, ये भी हम कह सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो योग्य वकील है, जो दक्ष वकील है, जिनको न्यायिक जानकारी अच्छी है लेकिन वो चापलूसी नहीं करते हैं, और दूसरे नंबर पर किसी जज के पूर्व जज अथवा वर्तमान किसी जज के रिश्तेदार नहीं हैं, तो इस आधार पे वो अयोग्य मान लिए जाते हैं। इसलिए कोलिजियम प्रणाली जो है पूरी तरीके से जो है अपारदर्शी तरीके से काम करती है। अब साथियों, ये होता है कि आखिर सरकार ने क्या कभी प्रयास किया कि नहीं किया। तो हम आपको बताएं कि मोदी सरकार जब आती है तो उन्होंने क्या है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया था 15 अगस्त 2014 को, लेकिन 2016 में सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने इस राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को खारिज कर दिया, यानी कहा कि ये जो है गैर कानूनी है या असंवैधानिक है, जो भी कह लीजिए, उन्होंने खारिज कर दिया और पुनः कोलिजियम आ जाता है। लेकिन कहीं न कहीं जो है कोलिजियम भले आ जाता है, लेकिन कहीं न कहीं ये चीज़ें अदृश्य रूप में बनी रहती हैं कि सरकार के इच्छित लोगों को ही न्यायाधीश बनाया जाता है, यानी कि वही लोग न्यायाधीश के पदों पे जाते हैं या चीफ जस्टिस बनते हैं जो सरकार के अनुकूल निर्णय दे सके। तो राधाकांत ओझा जी या इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो वकीलों का जो ये हड़ताल 2 दिन का था या न्यायिक कार्य से विरत रहे, वो एक पक्षी है। एक पक्षी इसलिए है कि आप चाहते हैं कि आपके अनुसार नियुक्ति पाएँ तो सही है, आपके अनुसार नियुक्ति न मिले, यानी कि अगर आप जिनको चाहते हैं कि वो लोग नियुक्ति न पाएँ तो गलत है। आपको इस पर तटस्थ रुख अपनाना होगा। तटस्थ रुख मतलब ये है, आपको पूरी कोलिजियम सिस्टम का विरोध करना होगा, और या तो पूरी कोलिजियम सिस्टम का विरोध करिए और कहिए कि कोलिजियम व्यवस्था को पूरी तरीके से सार्वजनिक किया जाए, किस तरीके से इसका गठन होता है, कैसे ये काम करता है, किस तरीके से लोगों का आवेदन लेता है, या चयन की इसकी प्रक्रिया क्या है। तभी जो है न्यायिक दक्षता जो है भारत की अच्छी बन पाएगी, अन्यथा नहीं बन पाएगी। और कोलिजियम जो है ऐसे ही चल रहा है और देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल कोलिजियम व्यवस्था वाकई में कोलिजियम व्यवस्था ठीक नहीं है। इसके तहत जो है अच्छे कानूनविद, न्यायिक कार्य में दक्ष वकील जजों को नियुक्त नहीं हो पाते। कारण यह है कि वो किसी पूर्व जज अथवा वर्तमान किसी जज के नात रिश्तेदार नहीं होते हैं। साथियों, अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में भी शेयर करें। धन्यवाद।